रंगम राजस्थान रंग महोत्सव के पहले दिन मैं मोनिका भार्गव सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सांस्कृतिक व पर्यटन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री मनीष पारिक जी उपस्थित हैं। मैं समारोह के निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप हड़ा से आग्रह करती हूँ कि वे मनीष पारिक जी को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच सांस्कृतिक व पर्यटन प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजिका श्रीमती शालिनी शर्मा जी भी उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रदीप हड़ा से आग्रह करती हूँ कि वे शालिनी जी का अंग वस्त्र व पुष्प भेंट कर स्वागत करें। अब मैं आप सभी को दीप प्रज्वलन के लिए बुलाती हूँ। डॉक्टर चंद्रदीप हड़ा से निवेदन करती हूँ कि वे राज रंगम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। समारोह राजस्थान रंग महोत्सव ये हमने 2013 में प्रारंभ किया था। उस वर्ष रंगमंच विषय में मेरी PhD अवार्ड हुई थी। साथ ही संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से मुझे जूनियर फेलोशिप अवार्ड हुई थी और दूरदर्शन राजस्थान का एक डायलॉग सीरीज जो 78 एपिसोड का था डेजर्ट कॉलिंग के नाम से, उसकी पूरा निर्माण हुआ था और एयर होना शुरू हो गया था। तब हमने और साथ ही ETV राजस्थान पे भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एज डायरेक्टर और इसका टाइटल है लाइफस्टाइल। जब ये काम मैंने कंप्लीट किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग थी कि क्यों ना जो काम किया है वो सोसाइटी के साथ शेयर किया जाए। तो जो मेरा PhD और जूनियर फेलोशिप का विषय था उसमें मैंने राजस्थान के 5 वरिष्ठ नाट्य निर्देशकों के 5 नाटकों की डिजाइनिंग पे काम किया था। तो मुझे ये महसूस हुआ था कि ये जो काम हुआ है ये सिर्फ घर में रखने के लिए नहीं है, PhD की डिग्री सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए नहीं है, ये आगे जाना चाहिए काम। तो हमने एक परंपरा की शुरुआत की थी और तब से ये परंपरा चल रही है। हर 2 साल में हम एक बार राज रंगम का आयोजन करते हैं। मेरे PhD शोध कार्य में और जूनियर फेलोशिप शोध कार्य में राजस्थान के वरिष्ठ नाट्य निर्देशक थे जिन पर मैंने काम किया, जैसे सत्यानारायण माथुर सर, S वासुदेव सर, भानुभारती जी, साबिर खान साहब और डॉक्टर अतुल देव टारा साहब के 5 नाटकों की डिजाइनिंग पे काम किया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शेयर होना चाहिए और तब से लेकर के हम इस परंपरा को क्या निर्माण कर रहे हैं। इस बार ये 7वां राजरंगम है। इस समारोह में भी 5 नाटकों का मंचन होगा जो आज हम राजपुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर का मंचन करने जा रहे हैं। ऐसे ही अगले 4 दिन तक कल जो होगा नाटक जो है एनिमी ऑफ द पीपल, परसों होगा चित्रांगदा, उसके बाद संडे को है पीले स्कूटर वाला आदमी और इस समारोह का समापन होगा चित्रलेखा के साथ। तो ज़्यादा बातचीत करने से अच्छा है कि हम नाटक देखते हैं। आप सभी पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्रांतिकारी वीर सावरकर। आज आपके सामने मंचित होने जा रहा है देश के बहुचर्चित नाटककार जयवर्धन जी का लिखा नाटक काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर। इस नाटक का निर्देशन किया है टैगोर नेशनल स्कॉलर डॉक्टर चंद्रदीप हड़ा ने। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर। नाटक की अवधि है 1 घंटा 35 मिनट। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना फोन साइलेंट मोड पे कर लीजिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य,
सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ना, तड़मड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से पधारे सावरकर क्लब के सदस्यों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब अवगत हैं, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम प्यार से तात्या कहते हैं, इनके सुझाव पर अभिनव भारत का गठन किया गया है। हम सब अभिनव भारत के सदस्यों के रूप में आज शपथ लेंगे। अभिनव भारत का एकमात्र उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति। अब मैं विनायक दामोदर सावरकर से उनके उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगा। मित्रों, जन्म मरण शाश्वत। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनता है तो कोई बैरिस्टर बनता है, कोई अपना सपना पूरा करता है तो कोई अपने माता पिता का सपना पूरा करता है। धन अर्जित करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना ही अधिकांश लोगों का एकमात्र लक्ष्य होता है। इस कर्तव्य का पालन होना चाहिए, लेकिन हमारा अपने और अपने परिवार के अलावा अपने समाज और देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। उसी कर्तव्य की पालना हेतु अभिनव भारत की कल्पना की गई है। पराधीनता में सांस लेते लेते अब दम घुटने लगा। अब अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की आग प्रज्वलित करने के लिए हुंकार भरने की आवश्यकता है। स्वराज्य मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अधिकार छीनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, शस्त्र उठाकर युद्ध करना पड़ता है। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होना होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपका पूरा परिवार को भजन बन सकता है, आपको कारावास भी हो सकता है। ये सब सहकर जो स्वतंत्र देवी का स्तुतिगान करना चाहते हैं, आगे बढ़े और इस अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लें। ये अग्नि कुंड नहीं, स्वतंत्र कुंड है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि देश की स्वतंत्रता हेतु सशस्त्र क्रांति के लिए तन मन से तत्पर हूँ। मैं सशस्त्र क्रांति करते हुए मारते मारते मरते दम तक लड़ूंगा। जोत जलाई क्रांति की वो जोत नहीं बुझने देंगे। क्रांति के हैं अमर दूत ये रथ अब ना रुकने देंगे। लेते हैं धरती की शपथ इस पद से ना डगमग होंगे।
हम ये कभी नहीं झुकने देंगे। जो जोत जलाई क्रांति की वो जोत नहीं बुझने देंगे। क्रांति के हैं अमर दूत ये रथ अब ना रुकने देंगे। अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ ही पलों में आदरणीय तिलक जी को लेकर विनायक दामोदर सावरकर बस यहाँ आने वाले होंगे। तब तक मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। साथियों, अंग्रेजी राज हम देशवासियों को बांटना चाहता है। आपने सुना होगा बंगाल उपाधि का षड्यंत्र चल रहा है, जिसके विरोध में आज हम एकत्र हुए हैं। अब आगे कार्यक्रम अभिनव पार्टी के सदस्य शिवराम पर प्राण जी बताएंगे। साथियों, बंगाल को लेकर हम चिंतित हैं। वहाँ के लोगों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। इसके लिए हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हम आज विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना चाहते हैं। विदेशी कपड़े पहनकर हमारी सोच और हमारे रहन सहन में दास्तापूर्ण विदेशी होता जा रहा है। अब हमें विदेशी का त्याग करना है और स्वदेशी को अपनाना है। एक सुझाव आया था कि विदेशी कपड़ों को जलाने की बजाय जरूरतमंदों को दे दिया जाए, लेकिन इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। विरोध का ये सही तरीका नहीं है। अवरोध के बिना विरोध कैसा? इसलिए आज विजयदशमी के दिन हम विदेशी कपड़ों को अग्नि के हवाले करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय शिव सरदार की जय! सरदार की जय! शिव सरदार की जय! सरदार की वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय शिव सरदार की जय! सरदार की जय! शिव सरदार की जय! सरदार की परम आदरणीय लोकमान्य जी का अभिनव भारत की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समय समय पर आपका अमूल्य मार्गदर्शन हमें मिलता है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आदर्श, तो चापेकर बंधु मेरी प्रेरणा। सिंहदान कर मुस्कुराते हुए देश के स्वाभिमान के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उस समय देश प्लेग जैसी महामारी से गुजर रहा था। चापेकर बंधुओं को महारानी विक्टोरिया के राज्य रोड की हीरक जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जश्न नागवार है। उन्होंने तो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर सरकार को बताया कि मौत क्या होती है और मातम क्या होता है। फांसी पर ले जाते समय चापेकर बंधुओं से उनकी अंतिम इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा पुणे की इसी जेल में लोकमान्य जी, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें लोकमान्य जी से मिलवाया गया। फांसी पर ले जाते समय लोकमान्य जी ने उनके हाथों में गीता थमा दी और कहा शुभास्ते पंथान। दोनों भाइयों ने हंसते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और अपने ऋण से मुक्त हो गए। हमें भी ऋण उतारना है। आखिर ये देश किसका है? हमारा है। संपदा किसकी है? हमारी है। इस देश पर किसका अधिकार होना चाहिए? हमारा चाहिए। साथियों, स्वतंत्रता का व्यवस्था गान बहुत है। अब हमें स्वतंत्रता का यशोगान करना है और सरकार को सत्ता मन से जगाना है। विदेशी कपड़ों की होली उसी और बढ़ाया गया एक कदम है। अब मैं परम आदरणीय लोकमान्य जी से आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द बोलने का अनुरोध करता हूँ। आप जैसे युवाओं का उत्साह मुझे यहाँ खींच लाया। सच बताऊं तो मैं आशंकित था कहीं आयोजित बच्चों का खेल न बनकर रह जाए। तो चार लोग इकट्ठा होकर कुछ कपड़े जलाएंगे और ये घटना प्रतीक मात्र बनकर रह जाएगी। लेकिन युवाओं का जनसमूह और उत्साह देखकर मैं अभिभूत हूँ। पूरी बैलगाड़ी विदेशी कपड़ों के ढेर से लगी पड़ी। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज विजयदशमी के दिन यहाँ पूना में ही नहीं बल्कि नासिक में भी अभिनव भारत द्वारा विदेशी कपड़ों का दहन किया जा रहा है। साथिया, तुम अच्छे वक्ता ही नहीं बल्कि संगठन और कुशल नेतृत्व की क्षमता भी रखते हो। आज इस अभूतपूर्व होली का प्रकाश यहाँ पूना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैलेगा।
गगनचुंबी लफ्जों की आंच सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार चाहेगी। हिंदुस्तान में उठी है अंग्रेजों के विरोध प्रथम चिंगारी है। इसकी दाहक तक कुछ ही दिनों में इंग्लैंड तक पहुंचेगी। युवा साथियों, अपने इस जोश को आजादी के पालकपन से जोड़ दीजिए। आज देश को आप जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। आज के नायक विनायक दामोदर सावरकर, मैं आपके साथ हूँ। मेरी इच्छा है कि विदेशी कपड़ों के दहन का कार्य सावरकर के हाथों से हो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय शिव सरदार की जय! जय शिव सरदार की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय शिव सरदार की जय! जय शिव सरदार की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीए करने बताया था। बीए करने के बाद एलएलबी करने के लिए तुम मुंबई चले गए हो। जी विदेशी कपड़ों की होली के बाद फर्गुसन कॉलेज ने तुम्हें छात्रावास से निकाल कर अच्छा नहीं किया था, जबकि परीक्षा सिर पर थी। मैंने केसरी में लिखा था कि ये हमारे गुरु नहीं है। कम से कम ऐसे गुरुओं को जो अपने छात्रों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते, अपने आप को गुरु नहीं कहना चाहिए। केसरी में मैंने आपका लेख पढ़ा था। फिर उनकी भी कुछ व्यवस्था थी। सब सत्ता से बंधे होते हैं। सही कह रहे हो। कभी कभी सत्ता के प्रति विश्वसनीयता दर्शाने की होड़ में लोग बहुत कुछ अनर्गल कह जाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। ताकत तुम्हारे उस कदम से बंगाली विभाजन का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। देश की अखंडता के लिए यही कर होगा। तात्या, तुम जैसे युवा के मुंह से भारत की स्वतंत्रता और अखंडता की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। देखना आने वाला कल हमारा होगा। कल हम अवश्य स्वतंत्र होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। पूरा देश अगर एक साथ खड़ा होगा तो स्वतंत्रता मिलकर रहेगी। तात्या, अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताओ। मैं नासिक जिले के भरपूर का रहने वाला हूँ। अन्ना दामोदर पान सावरकर जमींदार, बाद में जमींदारी जाती रही। जब मैं 7 वर्ष का था तो आई राधाबाई स्वर्ग से गई थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो अन्ना भी हमें छोड़कर चले गए। हम 3 भाई हैं और एक बहन मैना बाबू। बड़े भाई गणेश बाबू, जिन्हें सब बाबा कहते हैं। मैं विनायक दामोदर सावरकर। घर में सब मुझे तात्या नाम से बुलाते हैं। छोटे भाई का नाम नारायण राव है, सब उसे बाला कहते हैं। मेरी पत्नी का नाम यमुना बाई है और मेरे पुत्र का नाम प्रभाकर है। आज तुमसे विधिवत परिचय हुआ। एलएलबी के बाद अब आगे क्या करने का विचार है? आगे की शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। इंडियन सोशलिस्ट में ऐसे 2 भारतीय युवकों को छात्रवृत्ति देने की सूचना है जो उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहते हैं। पंडित शांति कृष्ण वर्मा द्वारा ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इंडिया हाउस में भारतीय नागरिकों को रहने की व्यवस्था थी। इस छात्रवृत्ति के लिए आपका संस्तुति पत्र चाहिए। ये रहा मेरा। स्वतंत्र देश की नाड़ी है, राष्ट्र की श्वास है। बचपन से लेकर इस क्षण तक मैंने यदि सपने देखे हैं तो सिर्फ स्वतंत्रता के। जागृत अवस्था में भी यदि कुछ विचार किया है तो स्वतंत्रता का। देश स्वतंत्र न हो, इससे होने वाली हानि और उस स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की चिंता, यही मेरे चिंतन का विषय और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वाह, बहुत सुंदर। तात्या, देख लेना, पंडित श्यामजी कृष्ण तुम्हारा ही चुनाव करेंगे। इंडिया हाउस भारतीय गतिविधियों का केंद्र है। तुम्हारे कहने पर मैं पत्र अवश्य लिख रहा हूं। हालांकि तुम्हें मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। विदेशी कपड़ों की होली के बाद तुम्हें सब जानने लगे हैं। लो, पढ़ो, देखो कोई त्रुटि तो नहीं है। अरे भाई, जोर से पढ़ो जरा, मैं भी तो सुनूं। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्रों की संभावित भीड़ को देखते हुए
आपका ध्यान एक विशिष्ट आवेदक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वो एक तेज तर्रार युवक है, विनायक दामोदर सावरकर। स्वदेशी कार्यों में उसका उत्साह अद्वितीय है। उसी के चलते उसे फर्ग्यूसन कॉलेज के अधिकारियों का खूब भजन भी करना पड़ा। धन्यवाद। अब मैं चलना चाहूँगा। आज्ञा तुम निश्चित के लिए जाओगे, जाओ जाकर तैयारी करो। मेरी कामना है कि तुम जल्दी रजिस्टर बनकर स्वदेश लौटो और देश के लिए अपना योगदान दो। आज्ञा मैं जानता हूं तुम्हें सच्चे राष्ट्रभक्त हो, फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। वो एक अलग ही दुनिया है जो संपन्नता और सत्ता के मत से चकाचौंध है। वो शासक हैं, हम शोषित हैं। वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। स्मरण रखना, उन्होंने हमें प्रताड़ित किया है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली मातृभूमि के वैभव को लूटा है, हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया है, हमारी एकता को तहस नहस किया है। वहां की चकाचौंध में अपनी मातृभूमि को मत भूलना। उस सत्ता के सामने कभी झुकना मत। मन में कभी हीन भावना उपजे तो बस यही सोचना कि उस राजा के मुकुट में जो कोहिनूर जमा है वो तुम्हारा अपना है। वहां तुम्हारा आचार अंग्रेजों जैसा हो, पर विचार शुद्ध भारतीय होना चाहिए। जाओ, यशस्वी। ये तेरे हाथ में क्या है? ये गीता है, रखने के लिए कहा है। क्या क्या लेकर जाएगा ये? एक एक करके किताबें बढ़ती ही जा रही है। चाचा को चाहे खाना मत दो, बस किताबें दे दो। अपना चाचा जल्दी ही बैरिस्टर बन जाएगा। पहली बार कोई दामोदर सावरकर खानदान का 7 समुद्र पार जा रहा है। अन्ना के निधन के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इस पर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो आ गई। बाला, तू भी खूब मन लगा कर पढ़ाई कर। जी। यमुना को भी यहीं बुला लो। यमुना, काम हो गया हो तो तुम भी यहीं आ जाओ। सुनिए, दादाजी ले जाने के लिए कुछ खाने पीने का सामान कर दो। यशु भाभी, तात्या हिमालय पर छोड़ी लंदन ही तो जा रहे हैं। अरे वहाँ के लोग भी तो खाना खाते हैं। हाँ, पर घर का खाना घर का ही होता है। आओ, थोड़ी देर तुम भी हमारे साथ कुछ समय बिताना। कल तुम भी अपने मायके चले जाओ। प्रभाकर सो गया? अरे वाह, आज तो पूरा परिवार यहाँ पर से। आओ, तुम्हारी कमेटी। मैना की भी आ गई। ये तो कितना अच्छा होता। मैना से मैं मिलना चाहता, पर क्या बताएं, बाबू मामा के यहाँ ससुराल सबसे मिलने में समय ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं लगा। कोई बात, जो रह गया सो रह गया। पढ़ाई खत्म करके वापस अपने देश ही तो आना है, क्यों देवर जी? अन्ना होते तो बहुत खुश होते। राजा, पढ़ाई के साथ साथ तुमने अपने देश के लिए जो सोच रखा है उसको करते रहना। विदेश में भी अपना संगठन बनाओ। अभिनव भारत को यहाँ मैं संभालता हूँ। बाबा, अगर तुम्हारा साथ रहा तो स्वतंत्रता का काम कठिन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। बालक, तुम्हारा पठन पाठन कैसा चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। देखो, रोज व्यायाम किया करो। जब पढ़ लिख कर सिर्फ बाबू बनना है। देखो, पढ़ो ज्ञान के लिए और जियो देश के स्वाभिमान के लिए। जी। यशु, चलो बहुत काम है। बाला, तुम भी आना। क्या हुआ? मेरे विदेश जाने से कुछ नहीं? सच कहूं, हाँ। आपके विदेश जाने से कुछ नहीं। कारण? आप दूर जा रहे हैं और और आप किस तरह से समाज, देश, क्रांति की बातें करते हैं, उसे सुनकर डर लगता है। अरे मैं वहाँ अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। रोजी रोटी के लिए दुनिया परदेश जाती है। जाती है, पर आप सबकी तरह नहीं हैं। आप सबसे अलग।
सबसे अलग? कैसे सबसे अलग? आप ही तो कहते हैं अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं। कभी दूसरों के लिए जी के देखो, कभी देश के लिए मर के देखो। 7 समुंदर पार परदेश में अगर आपको कुछ हो गया तो वो जमला का क्या होगा? विधायक दामोदर सावरकर की धर्म पत्नी अबला कैसे हो सकती है? जमला भाई, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना? घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, पीठ पर बंधा दुश्मन दामोदर जून की तपती दोपहरी में शत्रुओं का संहार कर रही थी। जमला भाई, महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा, अबला नहीं वीरांगना बनो। और रही बात मेरी, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। लौट के नहीं आए तो? लंदन बैरिस्टर बनने जा रहा हूँ, गोरी मेम से प्यार करने नहीं जा रहा। प्यार चाहिएगा तब भी लौट के जरूर आइएगा। तो फिर भय किस बात का है? अगर देखो, अगर किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें सती होने की आवश्यकता नहीं है। जीते जी अपनी सहमति दे रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो ये बाहर से जीवन में कैसे दिखाऊंगी? प्रभाकर का क्या होगा? जमना, मैं बूढ़ी बात ही नहीं, व्यवहारिक बात करूँ। कीजिए। देखो, अव्वल तो मुझे कुछ होने वाला नहीं, फिर भी अगर कुछ हो गया, मान लो मेरी मृत्यु हो जाती है, तो तुम उधर विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो। चलिए मैं आपसे बात नहीं करती। इसीलिए मैंने पहले तुमसे पूछा था और उसी के बाद मैंने आपसे सहमति दी। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप ही की रहूंगी, मरूंगी भी तो आपकी पत्नी के रूप में। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। रेजिन कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामजी किशन वर्मा चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। उन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं, अभी तो भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई थी, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में ये पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। इस पुस्तक में उन्होंने सनसनीखेज और खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। अधिकांश इतिहासकारों ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सिपाही विद्रोह या अधिकतम भारतीय विद्रोह कहा था। दूसरी ओर भारतीय विश्लेषकों ने भी इसे तब तक एक योजनाबद्ध राजनीतिक एवं सैन्य आक्रमण कहा था, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर किया गया था। यह पुस्तक सावरकर जी ने पीक वीक पेपर्स और स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई थी। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। तुम आओ। अरे बापट, तुम सावरकर कहाँ है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। सावरकर मुझे रास्ते में मिले थे, वो कहीं जा रहे थे। मुझसे कहा कि तुम चलकर कमरे में बैठो। मैं अभी आया, कमरे की चाबी पकड़ाई और चले गए।
इंडिया ऑफिस के ग्रंथालय गए होंगे। वहाँ वहाँ आप क्या करने जाएंगे? 1857 तक स्वातंत्र समर किताब तो कभी पूरी हो चुकी है। इटली के क्रांतिकारी जोसेफ मेनी पर जो पुस्तक लिखी है उसकी 2000 प्रतियां प्रकाशित हुई थी। सुना सबके सब आत्मा बिक गई। मेजनी लोकमान्य तिलक को समर्पित थी। सावरकर ने मैजिनी को जिस जोशीले अंदाज में लिखा है उसको पढ़ते ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून सवार हो जाता है। देखना 1857 का स्वतंत्रता समर एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होगा। बिल्कुल, अंग्रेजों ने जानबूझकर उस महान क्रांति को जिसमें हजारों वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सैनिकों का महत्व विद्रोह बताया। 1857 की 50वीं वर्षगांठ पर यहाँ इंडिया हाउस में भारतीयों ने जो समारोह किया वाकई आनंद आ गया। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद शाह और गोबर सिंह पर सावरकर का वक्तव्य सुनकर तालियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीरों की जय दोस्त से पूरा इंडिया हाउस गूंज गया था। इस अवसर के लिए मैडम कामा ने पेरिस से अपना संदेश भेजा है। अच्छा बाबा, तुमने बम बनाना किससे सीखा? एक रशियन से। पहले यही इंडिया हाउस में प्रयोग किया, अचानक वो भड़ाम हो गया। फिर एक दिन यही दूर की सुनसान पहाड़ी पर सावरकर के साथ जाके विस्फोट किया। अब आगे क्या करना है? करना है नहीं, कर दिया। सारी विधि लिखकर भारत भेज दिए और अब वहाँ काम भी शुरू हो गया। आओ कहाँ चले गए थे? वंदे मातरम। वंदे मातरम। 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक भारत से प्रकाशित नहीं हो पा रही है। ब्रिटिश सरकार को इस पुस्तक के बारे में पता चल गया है। वहाँ जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जर्मनी से देवनागरी लिपि में छपी पुस्तक में बहुत त्रुटि है, इसलिए इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके किसी के हाथों मैंने हॉलैंड भेज दिया। हॉलैंड स्वतंत्र राष्ट्र है, वहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। और बताओ क्या वार्ता चल रही है? बम का प्रयोग और उसकी विधि को भारत भेजने के बारे में बता रहा है। बापट तो बम का पहला प्रयोग पार्लियामेंट हाउस में करना चाह रहे हैं। क्या? मैंने कहा कि पार्लियामेंट हाउस में कुछ करने से पहले इंडिया हाउस के बारे में सोच। मेरा मानना है जब तक प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया जाएगा वो सरकार नहीं जागेगी। मैं प्रत्यक्ष विरोध के पक्ष में नहीं। धरना, प्रदर्शन, रेल रोको, काम रोको, असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा। सरकार के पास शक्ति है, साधन है, पलक झपकते आपके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। गुप्त रूप से किए गए आंदोलन अधिक कारगर होते हैं। ऐसे में सरकार लाचार होती है क्योंकि उसे अपने शत्रु का पता नहीं होता है। इतिहास उठाकर देख लो, अधिकतर देशों ने अपने आजादी की लड़ाई इन्हीं गुप्त संगठनों के द्वारा लड़ी है। मैं कल भी आया था, तुम मिले नहीं। कल मैं हरनाथ सिंह के साथ में लंदन टावर गया था। वहाँ के संग्रहालय में छत्रपति शिवाजी का भव्य ध्वज उतरा। उसे ढूंढकर तुम क्या करते हो? हालांकि किसी तरह अपने देश भेज देता पर नहीं मिला। हाँ, टीपू सुल्तान की तलवार जरूर दिखाई, तलवार बहुत बड़ी, वरना उठा रहा। डकैतों ने हमारी धरोहर को यहाँ सजा रखा है। और आजकल नया क्या कर रहे हो? अभिनव भारत के सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे क्रांतिकारियों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। कल ही भारत से एक शुभ समाचार मिला। बताओ बताओ क्या समाचार है? और तुम दोनों से जाना। नहीं बिल्कुल नहीं। बापट, तुम्हारी मेहनत का मिला है। बम बनाने की विधि देश में प्लेग की तरह फैल गई। जगह जगह धमाके हो रहे हैं। सच में? वाह वाह बापट, कमाल कर दिया। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। क्या ये सब? हाँ, मिदनापुर के विस्फोट में सिर्फ 5 फीट गहरा गड्ढा हुआ था। उस गड्ढे में किसी अंग्रेज को दफना देना चाहिए। ढाका के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एलन पर पिस्तौल चलाई गई। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया। धमाके की आवाज 3 मील दूर तक गई थी। दुखद समाचार यह है कि धमाका करने वाले दोनों युवक पकड़े गए। पहले युवक प्रफुल्ल चंद चाकी ने खुद को पिस्तौल से उड़ा लिया और दूसरे युवक ने सीधा तान कर कहा, हाँ, प्रफुल्ल चंद के साथ मिलकर मैंने ही बम फेंका था। मेरा नाम खुदीराम बोस है। वाह, देखो, अब स्वतंत्रता अधिक दूर नहीं है, हमें सावधान रहना चाहिए। मेरा अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है। बैरिस्टर की डिग्री मुझे मिलने से रही क्योंकि मैं यहाँ के सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से रहा। मेरी निष्ठा गीता में और मेरे ईश्वर में। देखो, कुछ समय के लिए मैं फ्रांस जा रहा हूँ। सावरकर लंदन से फ्रांस चले गए। एक रात के समय कड़कती ठंड में
सावरकर घर की छत पर बैठे घर से आया पत्र दुखी मन से पढ़ रहे थे। तभी निरंजन बाबू वहां आते हैं और सावरकर के हाथ से पत्र लेकर पढ़ने लगते हैं। बाबा को अभिनव भारत में देशभक्ति की कविताएं छापने के लिए राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर आजन्म कारावास की सजा दी गई। बाबा मतलब बड़े भाई गणेश राव। अभिनव भारत के अनेक सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 7-8 दिन की तेज बुखार के चलते उत्तर प्रभाकर का निधन हो गया। निरंजन बाबू, जीना मरना जीवन है। दुख इस बात का है कि लंदन आने की भाग दौड़ में मैं पत्नी और पुत्र को समय बिल्कुल नहीं देता। निरंजन बाबू ने उन्हें सूचना दी कि इंजीनियरिंग के छात्र मदन लाल ढींगरा ने नेशनल इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में सैकड़ों लोगों के सामने सर कर्जन वायली को गोलियों से भून दिया। यह सुनकर सावरकर ने ढींगरा को भारत माता का सच्चा देशभक्त कहा और वापस लंदन जाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनका मानना था। क्या मेरे वक्तव्य दूसरों को उकसाने के लिए थे? जिस राह पर मैं खुद नहीं चल सकता, उस पर दूसरों को चलने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? नेता का काम है आगे बढ़कर नेतृत्व करना, ना कि किसी भय से छिपकर बैठ जाना। हमारे लोग जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़ रहे हैं, हंसते हुए फांसी पर चढ़ रहे हैं, और मैं नहीं। अपनी क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करने के लिए कल मुझे जाना होगा। आखिर वही हुआ। मित्रों से विदा लेकर सावरकर पेरिस से लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर सीआईडी अधिकारी मैकॉर्थी और पार्कर सावरकर के इंतजार में खड़े थे। सावरकर को देखते ही पार्कर पिस्तौल को हाथ में लेकर सावधान हो गए। मैकॉर्थी ने आगे बढ़कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। राजद्रोह के अपराध में फरारी कानून के अंतर्गत सावरकर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट सर A.D. रिट्जन ने हिंदुस्तान भेजने का फैसला सुनाया। बंबई के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर पावर की विशेष निगरानी में सावरकर को मोरिया बोट से हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया गया। उधर सावरकर के मित्र इंग्लैंड या फिर रास्ते के किसी बंदरगाह से सावरकर को भगाने की फिराक में थे, मगर अंग्रेजी सरकार चौकन्नी थी। मोरिया विश्राम के लिए एक दिन फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर रुका। शिवाजी को आदर्श मानने वाले सावरकर के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। ये कौन सा बंदरगाह है? मार्सेलिस। यहाँ रुक क्यों गए? इंजन में कुछ खराबी आ गई है। कप्तान से जाकर कहो यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे आंदोलन का एक केंद्र फ्रांस में भी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भगाने के लिए मेरे क्रांतिकारी मित्र यहाँ पहुंच गए। भाई नीचे जा रहे हो तो मेरे लिए चाय और बिस्किट भेजने के लिए बोल रहे हो। मुझे शौच जाना है। पहुंच गए। मैंने जाकर सभी को बता दिया। सभी घबरा गए। सारे लोग इसे ठीक करने में जुट गए। पता चला है कि आदमी काफी पढ़ा लिखा है, जल्दी ही बैरिस्टर बनने वाला है। अब इनका बैरिस्टर बनना मुश्किल है। अब ये जेल में ही रहेंगे। बताओ भला, बैरिस्टर बनकर खूब पैसा कमाते, पता नहीं कैसे क्रांति का भूत सवार हो गया। सर कुछ बातें रहिए जिससे मैं तसल्ली रहे कि आप अंदर हैं। रोशनदान के सामने बाबू डाल दिया है जिससे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये साहब जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण हैं। शौचालय जाने पर जिन्हें को कान पर लपेटते हैं, ऐसे में कुछ बोलते नहीं है। गाना तो दूर की बात है। सावधान जाओ। देखो समुद्र से तैरता हुआ कोई आ रहा है। ठीक से देखो, कोई आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। अरे पागल है, इतने बड़े समुद्र में तैरने की क्या जरूरत है? अरे ध्यान से देखो, ये तो अपना कैदी सावरकर जैसा लग रहा है। कैदी भाग रहा है। पकड़ो, पकड़ो, कैदी भाग रहा है। पकड़ो, पकड़ो, कैदी भाग रहा है। पकड़ो, पकड़ो।
सागर से दो दो हाथ करते हुए सावरकर किनारे जा पहुंचे। उछलकर बंदरगाह की दीवार पर चढ़ गए और दौड़ लगा दी। आनंद फानंद में सड़क पर पहुंच गए और टैक्सी रोकने का इशारा करने लगे, लेकिन भीगे और बेवस्त्र व्यक्ति को देखकर कोई टैक्सी रुक नहीं रही थी। फ्रांस के एक पुलिस वाले से अपने को बंदी बनाने के लिए कहा, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं समझता था। तभी हाफते हुए दोनों सिपाही वहां पहुंच गए और बंदूक की नोक पर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। सावरकर ने दूसरे की जमीन पर गिरफ्तार करने का विरोध किया, लेकिन सिपाहियों ने एक न सुनी। तभी एक कार आकर रुकी, जिसमें से उतरकर अय्यर भागते हुए सावरकर की ओर बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना दूसरे दिन दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी। सावरकर को जहाज में ले जाया गया, सांकट डालकर एक पिंजरे में डाल दिया गया। सायरन बजाकर जहाज भारत की ओर बढ़ चला। भारत पहुंचकर सावरकर को नासिक के कारागृह में ले जाया गया। केस शुरू हुआ, फिर पूना के यरवदा कारागृह में रखा गया और बाद में बंबई के डोंगरी कारागृह में रखा गया। आज अदालत का फैसला आना है। विनायक दामोदर सावरकर पुत्र दामोदर पंत सावरकर पर मुख्य रूप से दो आरोप है। पहला आरोप राष्ट्रों का है और दूसरा आरोप है भड़काऊ साहित्य का लेखन और शस्त्र संग्रह करके लोगों को युद्ध करने के लिए उकसाना। मिस्टर सावरकर के कार्यकलाप आरंभ से ही संदिग्ध और राज सत्ता के विरुद्ध रहे हैं। पहले मित्रमंडल, फिर अभिनव भारत का गठन, विदेशी कपड़ों को जलाना और विवादित साहित्य की रचना, हथियार भेज कर लोगों को हत्या करने के लिए उकसाना जैसे संगीन आरोप है, जो गवाहों के द्वारा साबित हो चुके हैं। राष्ट्रों के आरोप में मिस्टर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अब दूसरे आरोप पर विचार किया जाना है। That's all, my lord. मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि विनायक दामोदर का प्रकरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए इसका निर्णय आने तक इस प्रकरण की सुनवाई को स्थगित किया जाए। और सर, आपसे दूसरा अनुरोध यह है कि सावरकर के आरोप की जांच और उनके साथ ही 38 आरोपियों की जांच एक साथ ना की जाए। That's all, my lord. श्रीमान, मैं सरकारी गवाह हूँ। मैं सावरकर को एक बार ठीक से देखना चाहता हूँ। आज विनायक दामोदर सावरकर मेरा बेटा होता, मैं धन्य हो जाता। ईश्वर, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर ले जाओ। मिस्टर सावरकर, आप पर व्यक्तिगत रूप से 2 आरोप है। आपने राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह की पुकार कर कुछ अधिकारियों की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया और विवादित लेखन से समाज को विद्रोह के लिए उकसाया, शस्त्र संग्रह कर सम्राट के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया। पहले आरोप के लिए आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। दूसरे आरोप के लिए आपको अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट अनुमति देता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय, पूर्ववत मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं आपके इस कोर्ट की कार्रवाई का भागीदार नहीं बनना चाहता। दरअसल मेरा केस आपके कार्यक्षेत्र में है ही नहीं। ब्रिटिश सरकार मुझे एक स्वतंत्र विदेशी राष्ट्र से भगाकर लाई। फ्रांस मेरी रक्षा करे, ऐसी मेरी मांग है। मेरे विरुद्ध सारे साक्ष्य और आरोपित और मन रहे। अब रही बात मेरे लेखन की, तो क्या स्वतंत्रता सेनानी जोसेफ मैजिनी का जीवन वृत्त असत्य है? क्या 1857 का स्वातंत्र समर, जिसके दस्तावेज लंदन के इंडिया ऑफिस में संरक्षित है, असत्य है? विदेशी इतिहासकारों को विदेशी आदमी औरतों की हत्या निर्मम और अमानवीय लगती है, लेकिन हिंदुस्तान के गांव को जला देना
पूरे गांव के लोगों को पेट पर लटकाकर सामूहिक फांसी देना निर्मम और अमानवीय नहीं लगता? मुझे ये निर्मम और अमानवीय लगता है। हाँ तो सच था मेरे भाई। रही बात शस्त्र की, तो मेरे पास से एक भी शस्त्र बरामद नहीं हुआ। स्वतंत्रता की मांग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये अपराध है तो अपराध ही सही। विनायक दामोदर सावरकर भारत का एक क्रांतिकारी है और जब तक भारत माता को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक क्रांतिकारी रहेगा। इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ। कोर्ट आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। दोनों आरोपों के लिए विनायक दामोदर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। धन्यवाद। 2 आरोपों के लिए 2 आजीवन कारावास। इसका आशय ये है कि आपको भी हिंदुओं के पुनर्जन्म में विश्वास है। एक आजीवन कारावास भोगते हुए अगर मेरा अंत हो जाता है तो दूसरा कारावास भोगने के लिए मुझे पुनः इस पावन भारत भूमि पर जन्म लेना होगा। हौसला बनाए रखिए। माँ की कृपा से आप जरूर मुक्त होंगे। तुम्हारा हौसला देखकर अच्छा है। हौसला बनाना, बच्चे पैदा करना तो कोई कबूतर भी करते हैं। आदमी के रूप में हमारा अपने समाज और देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मुझे अपना कर्तव्य करने दो, तुम अपना कर्तव्य मत भूलना। ये रेल मार्ग के स्टेशनों पर भरे पड़े थे। मद्रास बंदरगाह पर महाराजा जहाज तैयार खड़ा था। सावरकर के हाथ पैरों में मन भर की बेड़ियां छूट रही थी। जहाज पर चढ़ने से पहले सावरकर ने भारत भूमि के रजकण को झुककर माथे से लगाया, मुड़कर अपनी भूमि को जी भरकर निहारा और भाग जाने का प्रयत्न करने वाले शायद तुम ही हो। शायद नहीं, मैं ही हूँ, विनायक दामोदर सावरकर। तुमने ऐसा क्यों किया? जेल का नारकी जीवन भला कौन जीना चाहे? फिर जेल जाने वाला काम ही क्यों किया? जेल से भागने वाला काम भी तो मैंने किया। मिस्टर सावरकर, बेमतलब खून बहाने से कुछ नहीं होता। मिस्टर बारी, ये आपसे किसने कहा कि मैं खून बहाना चाहता हूँ? मैं देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ। ऐसा सपना क्यों देखते हो? क्योंकि सपने साकार भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि 2 आजीवन कारावास यानी 50 वर्ष तक तुम जीवित रहोगे? आपको क्या लगता है 50 वर्षों तक भारत में अंग्रेजों का राज रहेगा? ये काला पानी है, काला पानी। इस जेल के चारों ओर घना जंगल है जो खूंखार जंगली जानवरों और खतरनाक पक्षीवासियों से भरा पड़ा है। यहाँ से भागने का विश्वास करोगे तो लोग तुम्हें कपड़े की तरह चबा जाएंगे। चिंता मत कीजिए, लंदन जाने से पहले मैंने अंडमान के बारे में खूब पढ़ा है। मुझे पता है पोर्ट ब्लेयर मार्शलेस नहीं है। गुड। तुमसे मिलने के लिए कल मेरी बेटी आएगी। देखना चाहती है कि वो कौन है जिसने सारी सुरक्षा को चकमा देकर सागर में छलांग लगा दी। कौन है वो जिसने बैरिस्टर की डिग्री लेने से मना कर दिया? कौन है जिसे 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई? ये बच्चे पागल होते हैं। ऐसे पागल से मिलकर मुझे खुशी होगी। आप यहाँ आ जाइए। आपके भाई का निशान हम यहीं से जाएंगे। मिल लेना। हाँ, बात मत करना, यहाँ बात करना मना है। क्या तुम यहाँ? सोचा बाबा अकेले हैं, चलकर उनका साथ देता हूँ। आजा, ये तूने क्या किया? बाहर का काम कौन देखेगा? बाला है ना बाहर, अपना बाला नारायण राव। तुम दोनों बात कर रहे हो? तुम पता नहीं बात करनी मनाई है? नहीं, हम बात नहीं कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके तेल जमा कराओ। जाओ आकर भारी साहब को लगा। भारी साहब को आने दो, अभी बताता हूँ।
की औलाद बात कर रहा था। ये पठान के बच्चे तमीज से बात कर, वरना नारियल की तरह मुंगली से तेरा भी सर फोड़ दूंगा। ये मत भूलो कि तुम भी एक मामूली बंदी हो। बॉर्डर का काम मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाट साहब हो गए हो। वो तुम्हारी तरह चोर डाकू नहीं है, राजबंदी है, राजबंदी। क्या हुआ साहब? बंदी गणेश राव इनसे बात कर रहा था। कौन गणेश राव? गणेश राव सावरकर। उसको इनके बारे में किसने बताया? सलीम वार्डन। जरूर उसका काम होगा। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। इन दोनों को डंडा बेड़ी डालकर उल्टा लटका दो और कल से इनको 14 दिन के लिए कोरों में दो। रोज 30 पाउंड तेल निकालना होगा। सारी क्रांति भूल जाएंगे। तेल कोठार का लेखपाल नियुक्त होने पर कागज उपलब्ध हो गया। फिर तो कमला के साथ साथ गोमांतक और अन्य कविताएं लिखने में व्यस्त हो गया। एक दिन यहाँ जेल में बाला के साथ यमुना मिलने के लिए आई। अगल बगल में सीखचों में रखकर मुझे और बाबा को परिवार से मिलवाया गया। एक तरफ सालों बाद परिवार से मिलने का सुख था, तो दूसरी तरफ अपार दुख हुआ जब पता चला कि येसु भाभी अब इस संसार में नहीं रही। बाला ने बताया कि जब से अखबारों में खबर छपी है कि सावरकर बंधुओं को बैलों की तरह कोलों में जोता जाता है, लोग उद्विग्न हैं, सरकार से रिहाई की मांग कर रहे हैं। उल्लासकर दत्त पागल हो चुका है। कोलू ने खींचने पर उसे कोलू में बांधकर घसीटा लिया। 8 दिन तक उल्टा लटका है। विद्युत पेटी बांधकर रात भर बिजली के झटके दिए गए। बंदीपाल बारी साहब को अभी भी लगता है कि उल्लासकर पागलपन का ढोंग कर रहा है। बड़े बाबू, इंदु भूषण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हे प्रभु, इंदु भूषण उल्लासकर राजबंदी है। बारी के इशारे पर खान और पठान बॉर्डरों ने इंदु भूषण को लाठी डंडों से खूब पीटा। अंत में हार कर इंदु भूषण ने प्राण दे दिया। बड़े बाबू मेरी जान बचा लो। बड़े बाबू, आज पठान ने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? आज मैंने किसी को सलाम देकर राम राम कह दिया, पठान ने सुन लिया तो बहुत मारा। बड़े बाबू, उस्मान, एक मुसलमान होकर तुमने राम राम क्यों कहा? बड़े बाबू, मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। मेरा नाम हरि गोपाल है। एक दिन पठान ने मुझे सजा खिलाकर हरि गोपाल उस्मान बना दिया। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब पठान का चना ज्यादा सदा है। कोई नहीं, कल तुम्हारा शुद्धिकरण करूंगा। अब हिंदू राम राम ही कहेंगे। तो वो लोग मुझे साथ बैठकर खाने नहीं देंगे। तुम मेरे साथ खाना खाना। जब से मैंने कचरा उठाने और फेंकने का काम शुरू किया है, लोग मुझे जमादार सावरकर कहने लगे। जाओ और सुनो, अपने धर्म को कभी कमजोर मत समझना। यहाँ इस जेल में कई बार मुझे मिथ्या आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। कभी मेरी कोठरी में चाकू रखकर, कभी झूठा पत्र दिखाकर, तो कभी मेरी कोठरी के सीखचों को काटकर, और कई बार तो मेरे स्वाभिमान को तोड़ने के लिए अपने पालतू लोगों से अभद्र गालियां दिलवाकर। बात मत कब कर रहे हो? आपके बाद मुझे पता है कि जेल में हड़ताल और सारी अनुशासनहीनता तुम्हारे सिखाने पर हो रही है। लोग काम करने से मना कर रहे हैं। बंगाल के नानी गोपाल ने नहाना धोना खाना पीना सब छोड़ रखा है। समझाओ वरना मर जाएगा। किसी के मरने की चिंता आपको कब से होने लगी? 16-17 साल के उस युवक को कितनी यातना दी जाती है आपको तो पता ही होगा। क्या 17 साल का युवक कोलू खींच सकता है? उसका कंबल छीन लिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए। इस भरी सर्दी में वो नंगे बदन फर्श पर पड़ा रहता है। साहब, ये फरमान काम करने से मना कर रहा है। ओ कुत्ते, काम करे गया।
आप गाली नहीं, मैं कुत्ता नहीं इंसान हूँ। इंसान नहीं, तू कुत्ते का पिल है। भाई राजबंदियों से तमीज से पेश आया करो। मैं झांसी का परमानेंट हूँ, याद रखना। नहीं आ सकते डंडा बेड़ी काट कर निकालो, ले जाओ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इसने अन्न जल त्याग दिया, अब तो बोलता भी नहीं। रानी गोपाल, यहाँ आओ। देखो तुम बंगाल के बहादुर क्रांतिकारी हो। जब मुझे पता चला कि बंगाल का विभाजन रोक दिया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है और आगे कुछ करने के लिए जीवित रहना बहुत जरूरी है। जब मुझे पता चला कि बहादुर रानी गोपाल ने अन्न जल का त्याग कर दिया है तो मैंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। आप ऐसा मत कीजिए। आप भूखे मत रहिए। मैं खाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ। आप कुछ खा लीजिएगा। जा रहा हूँ मैं। हमारे साहब के साथ दरिया है। हमारे साहब ने कहा उनके सामने कम बात करना। तो उनसे क्यों मिलवा रहे? अपने किसी तमचे से मिलवा दो। तुम लोग हो ना जो उनके इशारे पर सोती के तरह दिन को रात और रात को दिन बोलते हो। सर खेड़ो साहब खुद मिलना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सावरकर जी बताइए, क्या शिकायत है? सर, मैं चाहता हूँ यह बंदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। यह बंदियों को गाली दी जाती है, टोलू में बांधकर उल्टा लटकाया जाता है, 7-7 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है, गालियां दी जाती है, बीमार होने पर इलाज नहीं करवाया जाता। यात्रा से थककर बंदी या तो पागल हो जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। सर, अगर बंदियों को मारना ही है तो सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए। ये आजीवन कारावास क्या बंदियों को सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए? सर, हमने अपनी पहल पर यहाँ पुस्तकालय शुरू किया है, अशिक्षित बंदियों को शिक्षित करना। सर, हमें सम्मान चाहिए। हम राजबंदी हैं, कोई चोर डाकू नहीं है। सर, ये सब झूठ है। सेलुलर जेल में सब ठीक है। सर, आप स्वयं जाकर निरीक्षण कर लीजिए। वारिस साहब और मैं यहाँ रुकते हैं। प्रधान, सर को ले जाओ। तब से मिलने वालों का तांता ही लगा रहता है। वहाँ मेरे साथ भी यही होता है। पेट ठीक न होने के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बार रुकू जाने का मन करता है। बाला, अन्ना ने एक बार विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की थी। कलेक्टर से किसी ने इसकी शिकायत कर दी थी। तलाशी होने पर घर में एक भी शस्त्र न मिला। दादा ऊंच नीच छूत अछूत कुछ भी नहीं मानता। इंसान को इंसान मानता था। एक बार घर में खाना नहीं बना था, अपने मित्र रानू दर्जी के यहाँ गया और खाना खाकर आ गया। यीशु और दादा की बहुत अच्छी दोस्त थी। नासिक के घर में एक बार अभिनव भारत के लोग आने वाले थे। दादा के दोस्तों का स्वागत करने के लिए यीशु ने चुपचाप अपना कंगन भेज दिया। आ जाइए। वो अभी बाहर गए हैं। हाँ, आप लोग बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, बल्कि ये समझाने आए हैं कि हमारे मंदिरों में अछूतों का प्रवेश नहीं होगा। हमारे मंदिरों में? मगर मंदिर तो भगवान का होता है, जिसका संरक्षण हम ब्राह्मणों के हाथ में है। आप भगवान का संरक्षण करते हैं या फिर भगवान हम सबका संरक्षण? वो जो भी है,
और हम वर्षों पुरानी परंपरा का सत्यानाश नहीं होने देंगे। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। जन्म से या कर्म से? दोनों से। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं और किसे कहते हैं? धर्म पर क्या ब्राह्मण का एक अधिकार है? नहीं। जिसने भी हिंदू परिवार में जन्म लिया है उन सबका धर्म पर अधिकार है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। ऊंच नीच छूत अछूत का ढकोसला बंद कीजिए। आप लोगों ने ही समाज को दो टुकड़ों में बांट रखा है। अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण आप लोगों ने शक्तिहीन और समाज को शक्तिहीन और छिन्न भिन्न कर रखा है। कृपा करके आप लोग जाइए, आपका संदेश तात्या को पहुंचा देंगे। और जाते जाते सुनते जाइए, तात्या ने एक बार जो ठान लिया है वो करके रहेगा। चलो, ये सावरकर नहीं, अछूत तात्या है। हमारे समाज के शत्रु हमारे अपने ही लोग हैं। धर्म इनका, वेद शास्त्र पुराण इनके और भगवान भी इनके। इनका वर्चस्व बना रहे, बाकी समाज गया भाड़ में। बाबा, अब हम लोग चले? अरे तात्या को तो आ जाने दो। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। उसके दिमाग में 50 चीजें चलती रहती है। कभी रहे है, कहीं बैठा रत्नागिरी को निहार रहा होगा। अपने देश में देखने और घूमने के लिए इतना कुछ है कि पूरा जीवन कम पड़ गया। अरे तुम लोग तो जाने के लिए तैयार है। आओ, तुम्हारा इंतजार था। बाला, बाबा के इलाज का ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान रखना और राजनीति से दूर रहना। मैं तो राजनीति से दूर ही रहता हूँ। अब राजनीति मेरे पास आ जाती है तो मैं क्या करूँ? गांधी जी आए हैं। गांधी जी? हाँ। ये मेरी धर्मपत्नी यमुना बाई है। प्रणाम। आपने क्यों कष्ट किया? इसमें कष्ट कैसा? आपने जो कष्ट भोगा उसके आगे मेरा कष्ट कुछ भी नहीं। इधर आया था तो सोचा अपनी वीर सावरकर से भेंट की जाए। कारागार से मुक्ति के लिए आपने पत्र लिखा था, उसके लिए धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल ही गए होंगे। नहीं नहीं, सब याद है। विजयदशमी के दिन लंदन में मिला था। आपकी ऊर्जा, अपनी देश की प्रतिज्ञा, विभिन्न विषयों पर आपका दृष्टिकोण और आपकी स्पष्टवादिता से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने एक लेख भी लिखा था। यंग इंडिया में मैंने आपका लेख पढ़ा था। आपका क्या नजरिया है? हिंदू समाज में व्याप्त असमानता और छूत अछूत से बहुत दुखी हूं। निर्धनता और अमानवीय व्यवहार के कारण समाज का एक वर्ग दूसरा धर्म अपना रहा है। शुद्धिकरण करके उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। पुराण मतवादी इस कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। यही हड्डी और घटियानुस तो अपने भाइयों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। कुछ लोगों के कारण हम लोग संगठित नहीं हो पाए। हिंदू समाज ही क्यों? क्योंकि दूसरों पर हमारा आपका कोई जोर नहीं है। उनका नेता तो हिंदू कभी नहीं बन सकता। आज भी तमाम लोगों को किसी सुल्तान का इंतजार है। इस देश में अनेक धर्म है तो रहे। भारत धर्मनिरपेक्ष है और हिंदुस्तान की पहचान हिंदुओं से है। यह सभी अपने धर्म की पालना करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस दूसरों के धर्म का भी सम्मान करें, उसे लुप्त करने का प्रयास न करें। बार बार इस देश पर आक्रमण करके विदेशियों द्वारा राज किया गया है। हमारी संस्कृति को तहस नहस किया गया है। आस्था को चोट पहुंचाई गई है। कोई भी इसकी बात करता ही नहीं। सबके सब दूसरों के मसीहा बनने की ओर में है। इस देश में। ठीक है, पर ये शुद्धिकरण क्यों? किसी दबाव में, लालच में या फिर किसी अन्य व्यवस्था के कारण परिवार का एक सदस्य सुबह घर छोड़कर चला गया। शाम को परिवार का सदस्य अपनी जीवन मालिका में वापस आना चाहता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अखंड परिवार होगा तभी अखंड देश होगा। हरिजनों के लिए क्या विचार है? हरिजन नहीं, अछूतों के लिए। हरिजन तो हम सब हैं। अछूत शब्द समाज के लिए कलंक है। मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए सर्वोच्च आयोजन करना चाहता हूँ। रत्नागिरी में इनके लिए मंदिर बनवाना चाहता हूँ। अन्य मंदिरों में भी इन्हें प्रवेश किया जाए। और आप क्या कर रहे हैं? लोगों को चरखा चलाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। हस्तकरघा से स्वदेशी को बल मिलेगा। लघु कुटीर से हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमें आत्मरक्षा पर भी बल देना चाहिए। युवकों को सेना में भर्ती होना चाहिए। नहीं, हिंसा में मेरा विश्वास नहीं। आत्मरक्षा हर व्यक्ति का धर्म है। हिंसक जीव के सामने अहिंसावादी बनना मुफ्त है।
भी हो, अहिंसा हमारा परम धर्म है। आप कैसी बातें हैं? कल को कोई आक्रमणकारी तो गोले और सैन्य बल के साथ हमारी सीमाओं में प्रवेश करेगा, तो क्या हम अहिंसावादी उसका सामना डटने से करेंगे? करेंगे। संभव है हमारे सदाचार से उसके विचार में परिवर्तन आ जाए। हृदय परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम सामने वाले में हृदय होना चाहिए। दृष्टता कह रहा हूँ कहने की, दरअसल आपका असहयोग अंग्रेजों को सहयोग कर रहा है। पद उपाधि छोड़ने से भला सरकार का क्या बिगड़ने वाला है? देश के युवकों को सेना में भर्ती होने से मना कर रहे हैं। यही भारतीय युवकों ने 1857 की क्रांति में अपनी आहुति दी थी। बहुत मतभेद आपको, पर मनभेद नहीं, आपके प्रति मनभेद बहुत सम्मान है। चलना चाहिए। गांधी जी, आप आए, अच्छा लगा। मतभेद अपनी जगह, आपकी मेरी धारा अलग हो सकती है, पर अंत में हम एक बिंदु पर तो आकर मिलते ही हैं। उस बिंदु का नाम है आदर। The scene here is one of unrelieved gloom. At this early stage, I can see little common ground on which to build any agreed solution for the future of India. The only conclusion I have been able to come to is that unless I act quickly, I may well find the real beginnings of a civil war on my... आज आपकी प्रसन्नता देखकर हम सब प्रसन्न हैं। प्रसन्नता की तो बात है। वर्षों बाद आज अपना देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा है। इसीलिए आज मैंने तिरंगे के साथ साथ केसरिया ध्वज को भी फहराया। एक हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, दूसरा हमारी स्वतंत्रता का। हाँ, इस उत्सव का आनंद दोगुना हो जाता अगर सिंध से हिंदू महासागर तक अपना अखंड भारत दिखता। और अफसोस की ऐसा नहीं। आपको कांग्रेस में चले जाना चाहिए। मानी संतोष की आप उसमें विचार रख सकते हैं। बनर्जी साहब, मुझ जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वहाँ कोई चाचा है तो कोई बाबू। उस पारिवारिक पार्टी में भला विचार करता। हाँ, एक व्यक्ति तो वहाँ होना चाहिए। सावरकर जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुभाष बाबू, उन्हें खोजना चाहिए। 22 जून 1940 को जापान जाने से पूर्व यहाँ मुझसे मिलना है। क्या करते थे? सैन्य संगठन और भारतीय युवकों को सेना में भर्ती होने वाले मेरे विचार से खूब सहमत। एक बात मैं बेझिझक कह सकता हूँ, अंग्रेजों ने सुभाष बाबू के भय से भी भारत छोड़ा। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। जय हिंद सुभाष बाबू। आओ मुझे, आओ। नमस्कार, क्या मैं सम्मिलित हो सकता हूँ? बिल्कुल, ऐसा क्यों पूछ रहे? सोचा मैं हिंदू महासभा की बैठक ना चल रही। हिंदू महासभा की बैठक में आपके आने की मनाही नहीं है। आपत्ति हो सकती है, क्योंकि आपका सक्रिय नहीं। और से सक्रिय ना होने से संबंध समाप्त नहीं हो जाते। लो, पहले मुंह मीठा करो। शिकवा शिकायत बात। सावरकर जी, ये मिष्ठान मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने हाथों से दे रहे हैं। सच पूछिए तो मैं इस आजादी से खुश नहीं। क्या आपने ऐसे ही अखंड भारत का सपना देखा था? क्या आप ऐसी ही आजादी चाहते थे? और से जो होना था वो हो गया, इसमें भला कोई क्या कर सकता है? ब्रजेश, बात ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है। हमें जानने का हक तो है ना कि किसके कारण ये सब कुछ हुआ, किसके कारण देश का विभाजन हुआ, किसके कारण हजारों लोग घर से बेघर हो गए, किसके कारण हजारों लोगों का खून बहा। जिस दुख से तुम दुखी हो, उस दुख से पूरा हिंदुस्तान दुखी है। लियाकत अली ने जब जिन्ना को लंदन से बुलाया, मुझे तभी लग गया था कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही। चर्चा थी, सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और अचानक पता चलता है कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। इस पूरे खेल के पीछे महात्मा गांधी का हाथ है। 2 प्रधानमंत्रियों के लिए तो देश बनाए गए हैं, देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए हैं। 2 उम्मीदवारों को खुश करने के लिए देश का विभाजन कर दिया गया और देश के लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया गया। विभाजन का जिम्मेदार केवल और केवल गांधी जी को नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्वयं कहा है 1934 के बाद पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो उन्होंने राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लिया? बात पर अनशन करने वाले महात्मा गांधी ने विभाजन की मांग पर जिन्ना के निवास पर जाकर आमरण अनशन क्यों नहीं किया? विभाजन अगर मजबूरी थी तो विभाजन के समय हिंदू बहु क्षेत्रों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया?
विभाजन से पूर्व लोगों के आदान प्रदान और विस्थापन की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की गई? रेल की बोगियों में काट काट कर लाशें बेची जा रही थी। पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की हत्या की जा रही थी। तब तो गांधी जी ने कोई बयान नहीं दिया। आप तो राष्ट्रपिता हैं, आपके लिए तो सभी पुत्र समान होने चाहिए, मगर आपने हमेशा मुसलमानों की बात की। पाकिस्तान के हिंदुओं से कहा कि हिंदुस्तान मत आओ, वहीं मत जाओ, और हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि मुसलमानों को छूना मत। वाह, समझ में नहीं आता, आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं या पाकिस्तान के? हैदराबाद के निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध हिंदुओं ने आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने हिंदुओं का साथ न देने के लिए खुलेआम अपील की। चलो अब तो सब कुछ हो गया ना? हो गया नहीं, अभी बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान को एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है, और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है। वहां धर्म की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार किया जाएगा, और यहाँ धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा। महात्मा गांधी के रहते हुए हिंदुओं को अपने ही देश में न्याय मिलने की संभावना बहुत कम है। और सर, इस तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। वर्षों से हिंदू संघर्ष करते रहे, अपने हित के लिए आगे भी संघर्ष कर सकते हैं। लोगों ने हमें तोड़ना चाहा, हम टूटे नहीं। लोगों ने हमें मिटाना चाहा, हम मिटे नहीं। सच तो यह है कि हमें मिटाने वाले ही मिटते हैं। अरे भाई, आज स्वतंत्रता का पहला उत्सव है, इसका आनंद लो। चलना चाहूंगा। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। उस हत्या में सावरकर का नाम भी जोड़ा गया। गोडसे के इस घृणित कार्य से सारा हिंदू समाज हिंदू राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो गया। मुकदमा चला और सावरकर उस आरोप से दोष मुक्त हो गए। न्यायाधीश आत्माचरण ने अपने फैसले में यह निर्देश भी दिया कि विनायक दामोदर सावरकर का नाम इस अपराध में क्यों और कैसे घसीटा गया, इसकी जांच की जाए। नाथूराम गोडसे ने अच्छा नहीं किया। वैचारिक मतभेद को व्यक्तिगत मतभेद का रूप देना ठीक नहीं। मैं भी गांधी जी से अनेक बिंदुओं पर सहमत नहीं था, लेकिन लंदन से लेकर हिंदुस्तान तक उनके सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं आने दी। वे भी मुझे बहुत स्नेह करते थे। जो व्यक्ति जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चला और दूसरों को भी अहिंसा के लिए प्रेरित किया, उसी की हत्या कर दी गई। गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की शारीरिक हत्या नहीं की है, बल्कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक हत्या की है, मेरे संघर्ष की हत्या की है, मेरे सम्मान की हत्या की है। अक्षम्य अपराध किया है गोडसे ने। न्यायाधीश आत्माचरण ने आपको आरोपों से मुक्त कर दिया है। साथ ही गांधी जी की हत्या में आपका नाम घसीटने के पीछे किसका हाथ है, इसकी छानबीन के आदेश भी दिए हैं। यह पता करना अत्यंत आवश्यक है कि आप पर मुकदमा चलाने की सूचना इसके द्वारा दी गई। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। ये आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने सरकारी जांच की मांग की है और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी मांग की है। क्या होगा ये सब करने? क्या मेरी प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी? 1000 बार मैंने कहा है कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं पद गोलुक नहीं हूँ। मत दीजिए मुझे पद, और कम से कम अपमानित तो मत कीजिए। देश की स्वतंत्रता ही मेरी चाहत थी और देश की स्वतंत्रता ही मेरा लक्ष्य था। इसी में मैं आनंदित हूँ। गांधी जी की निश्चित हत्या की मैंने भर्त्सना की थी और मुझे ही एक अपराधी की तरह घसीट कर ले जाएंगे। आरोप से मुक्त होने के बाद लाल किले के सामने खड़ी भीड़ से मुझे नहीं मिलने दिया गया। कभी कभी मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, क्या हम वाकई स्वतंत्र हुए? डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर जाना चाहते थे, उन्हें वहां जाने की स्वीकृति नहीं दी गई। वे फिर भी गए और उनका अंत हो गया। ये एक सोची समझी हत्या है। सावरकर जी, जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। आप गलत कह रहे हैं। जनता वो देख रही है जो उसे हम दिखा रहे हैं, वो समझ रही है जो उसे हम समझाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भी यही किया, सही बात को पेश ही नहीं होने दिया। इतिहास में भी वही लिखा गया जो उन्होंने चाहा, अब आगे भी वही होगा। सबको स्वनिर्मित और आधा अधूरा इतिहास ही जानने को मिले जो सत्य से परे होगा।
सावरकर जी, आपके दुख को हम समझते हैं। इस अंधेरे के बाद उजाला होगा, हमें उस उजाले की प्रतीक्षा है। अब मुझे मृत्यु की प्रतीक्षा है। चिंता मत कीजिए, मृत्यु देवी भी इतनी जल्दी मुझ पर कृपा करने वाली नहीं। सेलुलर जेल में अनेक बार मृत्यु देवी आई और हालचाल पूछकर चली गई। प्रणाम। समय बीतते देर नहीं लगती, सब कुछ कल की बात लगती है। आई बचपन में शिवाजी और महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाया करती थी। उनकी सीख से प्रेरित होकर बचपन में कुल देवी के सम्मुख मैंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए शपथ ली थी। अन्ना ने शस्त्र पूजा का संस्कार डाला। विदेशी धरती पर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के संघर्ष के बीच हिंदुस्तान लाकर मुझ पर मुकदमा चलाया गया। 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाकर मुझे काला पानी भेज दिया गया और मैं बन गया कैदी नंबर 32,778। कैद का वर्ष 1910 और छूटने का वर्ष 1960। जेल की यातना सहते सहते दोनों भाई टीबी से ग्रसित हो गए। मुझे श्वास की बीमारी पहले से ही थी। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का संघर्ष करते समय देखा राजबंदियों को माफी दी जाती थी और सैकड़ों की संख्या में लोगों को मुक्त किया जाता था, लेकिन हर बार उस सूची में मेरा नाम नहीं होता था। अन्य कैदियों को समय के साथ जो सुविधाएं, जो रियायत मिलती थी, मुझे वो भी नहीं दी जाती थी। जरवदा जेल से मुक्ति के समय अन्य राजबंदियों की तरह मुझसे भी एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करवाया गया था। मैंने उसकी भाषा पर आपत्ति जताई तो पर्यवेक्षक ने कहा, क्यों बना बनाया काम बिगाड़ रहे हो? ऊपर से आपको मुक्त करने का निर्देश है। ये सब खाना पूर्ति है। साइन कीजिए और यहाँ से जाइए। मेरे शुभ चिंतक उसी को मेरा माफीनामा कहते हैं। 3 की जगह हम 7 भाई भी होते तो सब के सब देश के लिए जीते। 27 साल बाद मैं मुक्त हुआ, विभाजित होकर देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन मैं ऐसी स्वतंत्रता का सपना मैंने नहीं देखा था। जो लोग फांसी पर झूल गए उनके लिए अच्छा रहा। काश मुझे भी आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा मिली होती। कम से कम ये दिन देखने को ना मिलता। हे मृत्यु देवी, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो देवी, कृपा करो। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काल रूप पीकर काल के करार स्तंभों को झकझोर कर बार बार लौट आया हूं और आज भी जीवित हूं। अरे मृत्यु है, मैं नहीं। तो ये था नाटक काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर। पात्रों के परिचय के लिए मैं नाटक के निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप भाड़ा को स्टेज पे बुलाती हूँ। बाकी सभी कलाकार अपना परिचय स्वयं दे दीजिए। मैं देवांश बोला, यानी नारायण राव सावरकर और बाला। प्रतापचंद्र सैनी, अंग्रेजी सिपाही, राजपेट और नमस्कार, मैं अमृत सिंह पवार, मास्टर उल्लास कटक और सिपाही एक गवाह और गांधी गवाह। मैं दिलीप सिंह, गणेश राव और बाबा सावरकर का बड़ा भाई।
संजय व्यास, बाल गंगाधर तिलक, जज बेसिल, सिंह, नरसुपन केलकर और पठान। मैं डॉक्टर चंद्रदीप भाड़ा, विनायक दामोदर साहू, राम प्रजापत, हरि गोपाल और निरंजन बाबू। मैं नितेश कुमार, मेरे कैरेक्टर थे रावजी कृष्ण पागे, हिंदू बॉर्डर, पांडुरंग बापट और नाथुराम गोडसे। मैं राजेश चौधरी, एडवोकेट जॉर्डिन और परमानंद। आशुतोष, हिंदू महासभा का सदस्य। रंजीत गुर्जर, अभिनव भारत से VDS अय्यर और हिंदू महासभा से कृष्ण शर्मा, जेलर बंदीपाल बारी और ब्रजेश, हिंदू महासभा सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हिना नागी। नमस्ते, मैं प्रियंक चौधरी, एस्ट्रोलॉ और एडवोकेट वकील। इस नाटक में यमुना बाई की भूमिका निभाई मोनिका भार्गव सिंह ने। से मेकअप किया संजय सेन और उनकी टीम ने। संगीत संचालन शुभम मीणा। आप सभी पधारे और अपने इस नाट्य प्रस्तुति को देखा। ये हमारा दूसरा शो है और हम इस खेल को खेलना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नाटक है ये हमें क्रांतिकारी वीर सावरकर के योगदान के बारे में बताता है। उस समय हमारे भारतीय समाज का क्या चित्रण था वो दिखाता है। उन्होंने जो समाज सुधार के जो कार्य किए, लोगों को प्रेरित किया, वो दिखाता है। और हम ये चाहते हैं कि आज की जो जनरेशन है उस तक ये नाटक पहुंचे। हम इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी एक नाटक खेलते हैं जिसका नाम है अग्निपथ। वो नाटक भी जब हमने शुरू किया तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हमें उस नाटक को करते समय प्राप्त हुई। नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन था उस नाटक को करते हुए हमें समझ में आया। ऐसे ही सावरकर जी का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें समझ में आया। बहुत ही मतलब दुख होता है ये जान करके कि हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में इन विषयों को कम पढ़ाया जाता है, बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। हम चाहते हैं कि ये विषय भी हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में आए ताकि हमारी नई जनरेशन हमारे देश के जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी यहाँ पधारे हैं, हमें बहुत खुशी है। जितने भी दर्शकों तक आज ये नाटक पहुँचा है ये हमारी उपलब्धि है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से ये परियोजना स्वीकृत हुई है। अगले 4 दिन आप 4 और अन्य नाटक देखेंगे। जवाहर कला केंद्र में हमने ये नाट्य प्रस्तुति, ये फेस्टिवल यहाँ आयोजित करने का जो एक प्रयास किया है वो मुझे लगता है कि हमारा सफल रहेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मुझे पूरी आशा है। आप सभी पधारे, आपको बहुत धन्यवाद। कल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगा नाटक एनिमी ऑफ द पीपल। आप सभी का कल शाम इंतजार रहेगा। शुभ रात्रि।